भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद रजा खान। इन दिनों अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 यानी जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं सालाना बैठक जारी है। UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 1995 में शुरू हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP की इस सालाना बैठक में सरकारें इस बात पर चर्चा करती हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाएं। इस बार ये जो COP29 है, इसका 29वां सम्मेलन यानी COP29 अजरबैजान की राजधानी बाकू में 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में 200 से ज्यादा देशों के नेता आमंत्रित किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 13 बड़े देश जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लगभग सभी ने अपने प्रतिनिधि जरूर भेजे हैं। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं, मानवाधिकार समूह, थिंक टैंक, कारोबारी आदि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया का सुपर पावर होने के नाते अमेरिका की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। मार्गरेट मैक्लॉड अमेरिकी विदेश मंत्रालय के लंदन मीडिया हब में कार्यरत हैं और वहां से वो खास तौर से दक्षिण एशिया के मामलात पर नजर रखती हैं। मार्गरेट, आपका भारत एक्सप्रेस के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। मार्गरेट, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए जो कदम है वो लगातार सवालों के घेरे में है। क्या हम इस मिशन को समय पर पूरा कर पाएंगे? खालिद जी, जाहिर है कि हमारे लक्ष्य पूरा करने के लिए समय एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। पिछले वर्ष सब देशों को सन 2050 तक जीवाश्म ईंधन को छोड़कर नेट जीरो पहुंचने को बुलाया गया। इस बार हम सन 2035 तक ये लक्ष्य के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊष्मा ना बढ़ाए। जी मार्गरेट, आपसे मेरा दूसरा सवाल यह है कि भारत ग्रीन हाउस गैस पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभा रहा है। हर साल करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी खुद इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार भी जो जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़कर जो इलेक्ट्रिकल वाहन और उस पर विभिन्न तरह की सब्सिडी भी दे रही है। ऐसे में क्या आप ये कह सकती हैं कि भारत इस मामले में आदर्श भूमिका निभा रहा है और उसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ये अच्छी बात है कि ज़्यादा साफ प्रौद्योगिकी और उनकी प्रोत्साहन की निवेश हो रहा है। ज़रूर जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिकी सरकार भी सरकारी निवेश द्वारा ऐसी तब्दीली को प्रोत्साहन दे रही है। मेरा अगला सवाल यह है मार्गरेट कि उन छोटे देशों को आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए COP27 में हानि और क्षति कोष की घोषणा की गई थी, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक पीड़ित हैं। लेकिन यह फंड अभी तक बहुत सक्रिय नहीं है। COP28 में इस पर अच्छी तरह से चर्चा हुई थी और इस बार जो केवल चर्चा ही हुई थी। तो COP29 में इस जो नुकसान और वाले फंड को, नुकसान के भरपाई वाले फंड के बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या इसे एजेंडे में जगह मिल सकती है? जैसे हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही अमेरिकी सरकार विकासशील देशों की नुकसान
टालने में, कम करने में और वापस पाने में सहायता करती है। एक और सवाल यहां पर यह बनता है मार्गरेट कि कार्बन क्रेडिट के बारे में अमेरिका क्या सोचता है, क्योंकि विशेषज्ञों की आम राय यह है कि कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई में बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्या COP29 में कार्बन क्रेडिट की जो अंतिम रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है, क्या कार्बन क्रेडिट COP29 के एजेंडे में है या हो सकता है? पिछले वर्ष COP28 का पहले दिन पर हानि और क्षति कोष रूबे अमल करने का फैसला था। इस साल में फंड का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पसंद किया गया और वैश्विक बैंक की मेज़बानी का समझौते पर हस्ताक्षर था। सन 2023 दुबई में अमेरिकी सरकार इस फंड के लिए $17 मिलियन का वादा किया और वो वादा हमने पूरा किया। इसी से जुड़ा एक और सवाल यहां पर यह बनता है मार्गरेट कि ऐसे कई देश हैं जिनकी जलवायु परिवर्तन में हिस्सेदारी असामान्य है, लेकिन इन देशों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में क्या इन देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने की अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, अपने बुनियादी ढांचों में सुधार करना चाहिए और कुछ हो सकता है अन्य संसाधनों को टिकाऊ और स्थिर बनाने के लिए COP29 में विशेष घोषणा की जा सकती है ताकि ये देश जलवायु आपदाओं से कम प्रभावित हों। अमेरिकी सरकार दूसरे देशों के साथ पेरिस एग्रीमेंट की 7वीं आर्टिकल पर सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए काम करेगी। ये 7वीं आर्टिकल के तहत अलग अलग देशों एक दूसरे से स्वैच्छिक सहयोग करके ऐसे क्रेडिट्स व्यापार कर सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने अपना उसूल भी ऐलान किया कि ऐसे निज़ाम में क्रेडिट्स असली डिकार्बनाइजेशन का इशारा करना चाहिए। क्रेडिट बनाने में सामाजिक नुकसान नहीं होना चाहिए। कंपनियों को क्रेडिट खरीदने से पहले अपने प्रोसेस में कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश करनी चाहिए और जो क्रेडिट्स खरीदते हैं उनको पारदर्शी रूप से क्रेडिट्स के बारे में जानकारी छापनी चाहिए। मतलब ये है कि अमेरिकी सरकार इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है और हमारे वही शराकत है जो इस प्रोग्राम को असली प्रभाव बनाएगा। जी मार्गरेट, ग्लोबल वार्मिंग को से ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा प्रभावित है और ग्लोबल नॉर्थ सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करता रहा है, यानी कि नॉर्थ की सदा साउथ को मिल रही है। भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में जहां जलवायु संकट हर तरफ भारी नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर ग्लोबल नॉर्थ की प्रतिक्रिया लगातार सवालों के घेरे में है। भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में आई तबाही और पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नॉर्थ ने जो मदद की वो सबके सामने है। अगर यही सब कुछ ग्लोबल नॉर्थ के किसी देश में होता तो क्या नॉर्थ के देश उसी तरह आगे आते जिस तरह भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए थे? पहले तो हम हानि और क्षति कोष रूबे अमल करने में अपने ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन COP29 के ऊपर अमेरिका इंडिया के साथ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सहयोग करते हैं ताकि CDRI में शिरकत करने वालों को वैसे बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकते हैं जो आपदाओं से बच सके। एक आखिरी सवाल यहां पर यह बनता है मार्गरेट कि हर साल वैश्विक मंच से पर्यावरण को बेहतर बनाने की बातें की जाती हैं, तरह तरह के वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN जनरल असेंबली के बाद COP29 दूसरा सबसे बड़ा मंच है। तो क्या अब समय आ गया है कि पर्यावरण का
जो पारंपरिक समझौता है उसको बदला जाना चाहिए और एक नया समझौता तैयार किया जाना चाहिए जिसका जो असर है तात्कालिक प्रभाव है और पड़े जो तमाम देशों पर। और क्या इतने बड़े जो मंच के साइड लाइन पर परमाणु हथियारों के साथ साथ फिलिस्तीनी मुद्दे और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हो सकती है और क्या इसके लिए कोई गुंजाइश है, क्योंकि युद्ध और परमाणु हथियार दोनों पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। बात यह है कि इन मौसमी आपदाओं से कोई देश भी महफूज नहीं है। मेरे विश्वास है कि जब भी किसी देश की एक ख़ास ज़रूरत हो तो पूरी दुनिया से मदद आती है। अमेरिका भी कई साल पहले कटरीना नामी तूफान के बाद दुनिया की दिया भाव देखा। अमेरिकी सरकार इतिहास में आपदा प्रभावित देशों की सहायता करता था और करता रहेगा। मार्गरेट, भारत एक्सप्रेस के साथ इस विशेष बातचीत में, इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।